नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और ये वक्त लाख टके की बात का। और मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन। बात करते हैं, क्या एसपी गठबंधन टूट गया? एसपी गठबंधन में फूट पड़ गई। 2024 से पहले ही साथी अलग हो गए। ये तमाम सवाल राष्ट्रपति पद के विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा को लेकर हुई बैठक की तस्वीरों से उठे हैं। जी हां, तो सवालों के साथ बुलेटिन की शुरुआत। और सवाल समाजवादी पार्टी के गठबंधन को लेकर, 2024 से पहले उसके भविष्य को लेकर। तस्वीरें आज की बैठक की क्या रही वो भी आपको दिखाते हैं। पहले तस्वीरों पर गौर कीजिए। यशवंत सिन्हा के पक्ष में अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, विधायक की बैठक बुलाई, सहयोगी दलों को भी बुलाया। लेकिन इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि समाजवादी पार्टी के गठबंधन के सहयोगी आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी के अलावा कोई भी नहीं पहुंचा था। दरअसल समाजवादी पार्टी की ओर से बुलाई गई बैठक में न गठबंधन के साथी पीएसपीएल के अध्यक्ष शिवपाल यादव पहुंचे और न ही एसपी के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर। तो ये देखिए, जयंत चौधरी से बातचीत करते हुए आपको अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव दोनों ने मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ा था। दोनों इस वक्त गुफ्तगू करते हुए आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। लेकिन यशवंत सिन्हा भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। यशवंत सिन्हा जो कि कॉमन कैंडिडेट हैं विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए, तो उनसे बातचीत होती हुई आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं, मीटिंग के दौरान की। लेकिन जो बड़ा सवाल है कि शिवपाल यादव, ओम प्रकाश राजभर वो इस मीटिंग में नहीं थे। वो हमारी समस्या है। वो हमारी समस्या है। वो हमारी समस्या है। वो हमारी समस्या है। तो जब अखिलेश यादव से पूछा गया कि ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि हमें तो बुलाया ही नहीं गया, तो अखिलेश मजे मजे में कह रहे हैं वो हमारी समस्या, हम देख लेंगे। तो एसपी गठबंधन में क्या फूट पड़ गई है? मीटिंग में न बुलाए जाने पर ओम प्रकाश राजभर ने नाराजगी जताई है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि हमें बैठक की जानकारी नहीं दी गई, गठबंधन के नाते भी नहीं बुलाया गया। राजभर ने कहा, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को हमारी जरूरत नहीं है। एसबीएसपी के साथी विधायक हमारे साथ हैं, ये कहना है ओम प्रकाश राजभर का। और ये बड़ी बात कही है राजभर ने कि हमें लगता है कि अखिलेश को हमारी जरूरत नहीं है। इससे पहले जब ओम प्रकाश राजभर ने चुनाव के दौरान मेहनत करने की नसीहत अखिलेश यादव को दी थी, तब भी उन्होंने कहा था, दो टूक जवाब दिया था कि हमें किसी की नसीहत की जरूरत नहीं है। और आज देखिए, मीटिंग की जानकारी नहीं होने की बात कह रहे हैं राजभर, और ये भी कह रहे हैं कि लगता कि अखिलेश को हमारी जरूरत ही नहीं है। और बात कर लेते हैं राष्ट्रपति गठबंधन को लेकर आज हुई बैठक में एसपी के वरिष्ठ नेता आजम खान मीटिंग में मौजूद रहे और मीटिंग के बाद अखिलेश के साथ भी नजर आए। लेकिन एक सवाल उठ रहा है, क्या आजम अखिलेश में सब कुछ ठीक नहीं है? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं, लेकिन इन्हीं सवालों का जवाब देने की कोशिश शायद आज अखिलेश यादव की ओर से, आजम खान की ओर से की गई कि सब कुछ ठीक है। लेकिन ये सवाल क्यों उठ रहे हैं वो भी देखने वाली बात है, क्योंकि समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचने से पहले आजम खान कुछ ऐसा बोल गए जिस पर सवाल उठना लाजमी है। दरअसल आजम खान ने सवाल राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की जीत को लेकर उनसे किया गया था, जिसका जवाब उन्होंने क्या दिया वो भी सुनिए। कितना आश्वस्त है कि राष्ट्रपति जो अगले होंगे वो विपक्ष के होंगे, आपके होंगे? ख्वाब हम भी देख रहे हैं, जरूरी थोड़ी हर ख्वाब सच हो जाए। अंधे हैं हम, देखेंगे क्या? गूंगे हैं हम, बोलेंगे क्या? बहरे हैं हम, सुनेंगे क्या? मगर ये हमारा वतन तो है, डेमोक्रेसी तो है सर, उसके लिए क्या सर? कहाँ है? किस शहर में है? किस गांव में है? सबसे बड़ा चुनाव कहाँ वोट डालने दिया? हम तो अपील करते हैं मुसलमानों से कि गाली खाने के लिए वोट ना डालें, डंडा खाने के लिए वोट ना डालें। हमने तो मांग की है कि मुसलमानों का राइट ऑफ वोट ख़त्म किया जाए। उन्हें 3 अधिकार दे दिए जाएं, राइट ऑफ रिलीजन, राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ लाइफ। हमें ज़रूरत नहीं है। केवल MP MLA बनने के लिए हम लोगों को क्यों मरवाएंगे?
केवल हम MP MLA बन जाएं, इसके लिए हम लोगों को क्यों मरवाएंगे? हम तो बराबर कह रहे हैं कि राइट ऑफ वोट मुसलमानों का ख़त्म होना चाहिए। भाई जब आप वोट डालने ही नहीं दे रहे हैं तो कहाँ का राइट है? रामपुर शहर में 32% पोलिंग, स्वार टांडा में 30% पोलिंग, जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, जब आपने वोट ही नहीं डालने दिया। मिलक बिरासपुर में 80% पोलिंग। तो सरकार और प्रशासन पर एक बार फिर आजम खान ने निशाना साधा और वहीं अखिलेश के करीब होने की तस्वीर भी दिखाने की कोशिश की गई। और कल तक ये कहा जा रहा था कि ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ जा सकते हैं, लेकिन बीजेपी ने किनारा कर लिया है। और ओम प्रकाश राजभर की अगर बात करें तो बीजेपी के दरवाजे बंद हैं, मतलब कोई संभावना नहीं है। पार्टी को किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है। जब हम गठबंधन किए हैं, हम सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, तो हम कमरे से थोड़ा लड़ पाएंगे। देखिए, मैं संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है, और वो तो हम लोग के साथ थे ही। राजभर हूँ, चाहे अखिलेश यादव जी हों, और उनके जो घटक दल हैं, उनकी सबकी सोच उत्तर प्रदेश में राजनीतिक आधार जातवादी है, तुष्टीकरण है। किसी न किसी रूप में सत्ता प्राप्त करने का उद्देश्य रहता है। वैचारिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से उनके यहाँ कोई स्थान नहीं है। कल तो जो आशंका थी कि राजभर बीजेपी के साथ जाएंगे, आज सुबह होते ही वो आशंका भी खत्म हो गई। अब सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी से रूठे राजभर अगर गठबंधन टूटा तो कहां जाएंगे, क्योंकि बीजेपी के दरवाजे राजभर के लिए बंद हैं। राजभर हूँ, चाहे अखिलेश यादव जी हों, और उनके जो घटक दल हैं, उनकी सबकी सोच उत्तर प्रदेश में राजनीतिक आधार जातवादी है, तुष्टीकरण है। किसी न किसी रूप में सत्ता प्राप्त करने का उद्देश्य रहता है। वैचारिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से उनके यहाँ कोई स्थान नहीं है। 2017 के विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ थे। योगी सरकार के पहले कार्यकाल में सरकार में मंत्री भी बने, लेकिन फिर बाद में रास्ते अलग हो गए। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर 2022 में सत्ता को साधने की जुगत लड़ाई, लेकिन वो जुगत काम नहीं आई। अब अखिलेश के साथ राजभर के रिश्तों में तल्खी है, तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या राजभर अखिलेश का साथ छोड़ने वाले हैं। बीजेपी के साथ संजय निषाद का जवाब सुनिए। कह रहे हैं कि राजभर को मर्यादा में रहना चाहिए। जनता पार्टी के साथ थे, तब बोलने लायक हो गए, उससे पहले बोलने लायक भी नहीं थे। सलाह देना तो बहुत बड़ी बात है। मर्यादा में रहें, तो मर्यादित लोगों की जगह भारतीय जनता पार्टी में। अब संजय निषाद ने सीधे तौर पर भले ही कुछ ना कहा हो, लेकिन वो साफ ये बता गए कि राजभर को जो लाइमलाइट मिली है वो बीजेपी की देन है, और अगर राजभर मर्यादा में रहना नहीं सीखे तो राजनीति में उनके सभी दरवाजे बंद हो जाएंगे। तो 2022 विधानसभा चुनाव के बाद आज पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1774 करोड़ की 43 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वाराणसी के सिगरा स्टेडियम में सभा को भी संबोधित किया और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, काशी में एक प्रोजेक्ट खत्म होता है, 4 नए प्रोजेक्ट शुरू हो जाते हैं। उन्होंने कहा है कि वाराणसी के लोगों ने सही फैसला लिया। बनारस के लोगों ने उन्हें बताया है कि ऐसी परियोजनाएं चाहिए जो वर्तमान के साथ भविष्य को भी संवारे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, शॉर्टकट से किसी का भला नहीं होता है। सिगरा स्टेडियम में हाईटेक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन के मौके पर, शिलान्यास के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक सभा को भी संबोधित किया और पीएम मोदी की जनसभा में भारी संख्या में लोग पहुंचे। पीएम मोदी से पहले सीएम योगी ने भी सभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश विकास कर रहा है, काशी का कायाकल्प हो रहा है।
उसीग्रा स्टेडियम में सभा को संबोधित करने से पहले पीएम मोदी ने बच्चों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने बच्चों को गुरु मंत्र दिया और इस दौरान बच्चों ने ढोल बजाया। इस दौरान पीएम मोदी बच्चों की प्रतिभा को देख मंत्रमुग्ध दिखाई दिए। वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने काशी में अर्दली बाजार में अक्षय पात्र रसोई का भी उद्घाटन किया। अक्षय पात्र फाउंडेशन की ओर से ये 62वीं और प्रदेश की चौथी रसोई है। और इसके पहले चरण में सेवापुरी ब्लॉक के 48 विद्यालयों में 27,000 बच्चों को भोजन पहुंचाया जाएगा और इस रसोई की क्षमता 1 लाख बच्चों को भोजन करवाने की है। काशी में एक प्रोजेक्ट खत्म होता है तो 4 नए प्रोजेक्ट शुरू हो जाते हैं। आज भी यहां 1700 करोड़ रुपए से अधिक के दर्जनों प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। शॉर्टकट से देश का भला नहीं हो सकता। कुछ नेताओं का भला हो जाए, न देश का भला होता है न जनता का भला होता है। बनारस के लोगों की दाद दूंगा कि उन्होंने सही रास्ता दिखाया, सही रास्ता चुना। उन्होंने 2 टूक कह दिया कि काम ऐसे हो जो वर्तमान तो ठीक करे ही, भविष्य में भी कई दशकों तक बनारस को लाभ पहुंचाए। गर्मी के मौसम के बावजूद भी इस बार रोजाना, और अभी योगी जी भी बता रहे थे, रोजाना लाखों श्रद्धालुओं ने काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन किए। विगत 8 वर्ष का इतिहास अत्यंत अनमोल और दिव्य रत्नों से जुड़ा हुआ है। काशी ने एक नई यात्रा प्रारंभ की है। जो परियोजनाएं आज यहां पर आ रही हैं, ये शिक्षा से भी जुड़ी हैं, स्वास्थ्य से भी जुड़ी हुई हैं, काशी के इंफ्रास्ट्रक्चर से भी जुड़ी हुई हैं, काशी के टूरिज्म से भी जुड़ी हुई हैं, काशी के स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हमारे युवा भी यहां पर बड़ी मात्रा में आए हुए हैं। जिस काशी में मां गंगा की अविरल और निर्मल धारा को दशकों तक लोग देखते देखते उनकी आंखें तरस गई थी, लेकिन आज वह काशी अपनी इस अविरल और निर्मल धारा को, मां गंगा की इस अविरल और निर्मल धारा को देख रही है, बाबा विश्वनाथ के धाम को देख रही है, काशी के भौतिक और आध्यात्मिक उन्नयन के कार्यक्रमों को, शिक्षा और चिकित्सा के एक नए हब के रूप में विकसित हो रही काशी को आज हर व्यक्ति अपनी आंखों से देख रहा है। और इधर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी करार दिया है। सरकार की थोड़ी गर्मी निकल गई और अपनी गर्मी निकालने के लिए कुछ अधिकारी सस्पेंड कर दिए, उनकी गर्मी निकाल दी। आपको 25 साल तक केशव प्रसाद सत्ता पे आने नहीं देगा, आपका भरोसा। ये हमारे माननीय सदस्य लोक भवन में कब बैठ पाएंगे? साइकिल पंचर हो गई है तो अब पंचर को ठीक कराने की जो आती साइकिल है उसको शायद उत्तर प्रदेश जनता ठीक करेगी नहीं। इनके जिले की मुख्यालय की सड़क किसने बनाई? फोर लेन किसने बनाई बताइए माननीय सदस्य? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तो हमने घर के, तो हमने पिताजी से पैसा लाते हैं बनाने के लिए, तो हमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? आजमगढ़ और रामपुर में कमल खिलने के बाद सपा समाप्तवादी पार्टी बनने की ओर बढ़ गई है। केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी क्यों कह रहे हैं, ये समझना मुश्किल नहीं है। ये बयान विधानसभा में केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच हुए उसी बयान की सतह से उठा है, जब दोनों के बीच हुई बहस मर्यादा की तमाम सीमाओं को लांघ गई थी।
लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुमने घर के तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो या बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? कोई बात है क्या? विधानसभा में हुई इस घटना के बाद से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव पर कुछ ज्यादा ही हमलावर हैं। पहले इस ट्वीट को देखिए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के समाजवाद को ही नकली करार दे दिया और बुधवार को ये बता गए कि अखिलेश यादव सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। 2022 तक चुनाव की हार का चौका लगा चुके हैं, वो 4 बार चुनाव हार चुके हैं और वो दावे करने लगते हैं, बातें ऐसी करने लगते हैं। मैं उनको सदन में भी ये बात कहा था कि आप अब मुख्यमंत्री नहीं हो, आप पूर्व मुख्यमंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र हो, इसके सिवा आप कुछ नहीं हो। वैसे सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य ही नहीं जो अखिलेश यादव पर हमलावर हैं। रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव में बीजेपी की जीत और समाजवादी पार्टी की हार के बाद अखिलेश यादव हर किसी के निशाने पर हैं। सवाल अखिलेश की नेतृत्व क्षमता पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं भूमाफिया यशपाल तोमर पर मेरठ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मेरठ वेद व्यासपुरी में स्थित करोड़ों का मकान कुर्क कर दिया। यशपाल तोमर पर लगातार कार्रवाई हो रही है और अब तक 300 करोड़ की संपत्ति उसकी कुर्क की जा चुकी है या फिर जब्त की जा चुकी है। वहीं उत्तराखंड पुलिस ने 153 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। मेरठ के पौष इलाके में स्थित ये घर जेल में बंद भूमाफिया यशपाल तोमर का है, जिसे आज पुलिस ने कुर्क कर दिया। संदेश है, माफिया अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। देखिए, जहाँ तक मुझे याद है उत्तराखंड एसटीएफ द्वारा भी करीब 153 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। मेरठ पुलिस द्वारा स्वयं करीब 135 बीघा की ज़मीन जो कई सौ करोड़ों की हो सकती है ग्रेटर नोएडा में, उसको भी जब्त किया जा चुका है। उसके अलावा ये एक प्रॉपर्टी जो इसकी मेरठ में है उसका जब्तीकरण आज किया जा रहा है। देहरादून दिल्ली हाईवे पर इस आलिशान मकान को यशपाल तोमर ने अपने भाई नरेश तोमर के नाम पर रजिस्टर करवाया था, जो बाहर से जितना आलिशान है अंदर से उतना ही लग्जरी। मकान के अंदर रखी डाइनिंग टेबल से बिल्कुल साफ है कि मकान को बनाने में कितना पैसा खर्च किया गया है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये घर आलिशान डाइनिंग टेबल है, लाखों रुपए की डाइनिंग टेबल ये बताई जा रही है, क्योंकि जो लकड़ी है वो भी काम भी अभी किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्राइंग रूम में एक बढ़िया अलमीरा बनाने की तैयारी की जा रही थी। इसके अलावा जो कमरे हैं वो भी आलिशान डेकोरेशन से, साज सज्जा से मौजूद है। सोफा सेट है, डाइनिंग टेबल है, पूजा घर बनाया गया है और तमाम वो चीजें हैं जो लग्जरी लाइफस्टाइल को प्रदर्शित करती हैं। जेल में बंद यशपाल तोमर की अब तक की संपत्तियों पर कार्रवाई हो चुकी है। उत्तराखंड पुलिस ने 153 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। 13 मई को नोएडा के चिटहेरा गांव में 100 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई। उत्तर प्रदेश में 300 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त हो चुकी है। यशपाल तोमर पर उत्तराखंड, मेरठ, बागपत, नोएडा में 20 से ज्यादा केस दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक यशपाल तोमर ने फर्जी तरीके से उत्तराखंड, मेरठ, बागपत, नोएडा, दादरी और ग्रेटर में करीब 500 करोड़ की संपत्ति बनाई है, जिसकी जांच की जा रही है। देखिए, जैसे इसकी और भी संपत्तियां संज्ञान में आएंगी या कोई भी और प्रकरण संज्ञान में आता है तो बिल्कुल जो भी विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। यशपाल तोमर हरिद्वार की जेल में बंद है, जिसने फर्जी तरीके से पैसा कमाया। दरअसल यशपाल तोमर लोगों पर फर्जी केस दर्ज कराता था, किसानों को डराकर धमकाकर जमीन पर कब्जा करता था। जानकारी के मुताबिक यशपाल तोमर ने एक बड़ा गैंग बना रखा था और इसमें पुलिस की मिलीभगत की आशंका जताई जा रही है। क्योंकि नोएडा में जो चिटहेरा गांव है, वहाँ के जो जिन किसानों ने इनको अपनी ज़मीन नहीं दी थी, प्राधिकरण को दे दिया था, तो वो जो मुआवजे के पैसे उनके पास आए थे, उन्हीं पैसों को इसने उन किसानों के ऊपर फर्जी मुकदमे लिखवाए हैं। राजस्थान में, पंजाब में उनको जेल भिजवाया है। फिर वो पैसे राजस्थान के एक अकाउंट में रूट करे हैं और फिर वहाँ से फिर इस ज़मीन को खरीदा गया है। फिलहाल पुलिस यशपाल तोमर की अन्य संपत्तियों की जांच कर रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में अन्य संपत्तियों पर भी कार्रवाई हो सकती है। मेरठ से निखिल अग्रवाल की रिपोर्ट। और इधर बरेली में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। नुपुर शर्मा को धमकी देने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
तो बरेली की फरीदपुर थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। दारोगा नरेश ने नासिर पर दर्ज कराई है एफआईआर। धार्मिक भावनाओं को भड़काने का भी आरोप है इस पर। आईटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। यही है वो शख्स जिसकी गिरफ्तारी हुई है। नरेश नाम है उसका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये नुपुर शर्मा को धमकी देता हुआ नजर आया और इसने कहा कि अगर वो मेरे सामने आए तो मैं उसकी गर्दन काट दूंगा। और अब आपको सुनवाते हैं कि बरेली में नुपुर शर्मा को क्या धमकी दी गई थी। बाकी हम गर्दन काट ले तुम्हारे सामने खड़ी कर दो उस नुपुर शर्मा की। क्यों भैया? अरे हम तुमसे क्या कह रहे हैं, हम नहीं पहुंच पा रहे, तुम सामने खड़ी कर दो। हम अपने बाप की गर्दन हम काटेंगे सबसे पहले नुपुर शर्मा की। काट दो तो रहने दो, खड़ी करो। तुम हो नुपुर शर्मा, तुम्हारी काटे बताओ तुम कह दो कि हम रहे नुपुर शर्मा, तुम हमारी हुजूर की शान में गुस्ताखी करते हो, तुम्हारी गर्दन अभी काट लेंगे, खुदा अभी काट लेंगे। उस नुपुर शर्मा की हम गर्दन काट ले तुम्हारे सामने खड़ी कर। संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बिजली चेकिंग को लेकर आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग वसूली कर रहे हैं और साथ ही कहा कि संभल के हालात बिगाड़ने की कोशिश की तो खून की भी कुर्बानी दूंगा। भी जितनी शिकायतें मेरे पास बिजली वालों की है, जब मैंने दिशा की मीटिंग की थी, मैं उसका चेयरमैन हूँ और मैं उसको प्रिजाइड कर रहा था उस मीटिंग को, तब भी मैंने वहाँ पर कहा था कि ये बीजेपी के लोग ये गलत तरीके से हरेसमेंट फैला रहे हैं और लोगों को तंग कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। तो मैंने कहा इनको, डीएम साहब बैठे थे, तो मैंने कहा इनको समझाइए, इनसे मना कीजिए कि इस किस्म की हरकतें ना करें। सारे हिंदू मुसलमान शहर के सब परेशान हैं। इनका मकसद कोई सुधार करना नहीं है और 12 महीने थोड़ी चेकिंग होगा, 24 घंटे थोड़ी होगा। भाई आदमियों को फुर्सत लेने दो। और इस वक्त आ रही है बकरीद, इस वक्त ये छेड़छाड़ बिल्कुल ना करें, वरना कोई हालात बिगाड़ने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं तो उसका बहरहाल अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसलिए हम संभल को किसी भी कीमत पर मैं हालात बिगड़ने नहीं दूंगा, चाहे मुझे अपने खून की कुर्बानी देनी पड़े। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।